गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फिर से लाइव विथ क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब सेक्शन से मैं ले रहा हूँ और मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड वी आर डूइंग आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र एंड फीटल मेडिसिन विद जेनेटिक्स। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द यूट्यूब कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। सर, प्लेसेंटा नीचे की ओर आ गया है, इससे बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लेसेंटा नीचे की ओर केवल आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, और नॉर्मली जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो जो यूट्रस का जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो डेवलप होता है, तो प्लेसेंटा को थोड़ा ऊपर भी खिसका लेता है वो। बट यदि प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को ढकी हुई है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, आप अपने गायनिक से ज़रूर बात कर लें, वो आपको डिटेल बता देंगे कि इसमें प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। Hi sir, can you tell me if AMH is 2.5, why after oocyte retrieval doctor says immature eggs are retrieved? Do you have any solution at your clinic? This is very important question, and this happens with me also. And sometimes there are cases with good AMH like 2.5. When we stimulate, we don't get even eggs also, 2 to 3 eggs. Why this happens? If we get eggs, then it is immature eggs. Why this happens? One of the theory is that whatever drug we are giving to induce you to give more follicles, stimulate eggs, that drug might not be acting on the receptor where it should. That means the gate is not opening to allow the drug to work. We do FSH LH receptor gene analysis also. Sometimes we get some idea about the next time how we should approach to this case with what type of stimulation. So there should be an analysis why this happens. सर, 4 मिसकैरेज हो गए हैं, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको आईवीएफ कराना चाहिए, जबकि एग और स्पर्म तो हमारा ही यूज़ होगा, तो क्या उसमें भी मिसकैरेज के चांसेस रहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। ये मैं भी करता हूँ कि किसी का यदि प्रेगनेंसी हो रहा है, देन वाई शुड वी डू आईवीएफ। बट ये ध्यान रखना चाहिए, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, जो एबॉर्शन हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में आपका जेनेटिक टेस्ट हुआ कि नहीं, वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर यदि अभी हो रहा है तो उसका मेडिकली अबॉर्ट मत कराइए, आप सर्जिकली करा के उसका टेस्ट करा लीजिए। यदि वैसा कुछ मिलता है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट या कुछ मिलता है, तब आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली आईवीएफ एकदम से हम सजेस्ट नहीं करते हैं जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, बजाय हम उसका ये कोशिश करते हैं ढूंढने की रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। सर, एंडोमेट्रियोसिस के साथ आईवीएफ के बारे में बताइए, क्या ये पॉसिबल होता है? देखिए, पॉसिबल सब होता है, और एंडोमेट्रियोसिस के साथ में भी आईवीएफ करना ही पड़ता है। पर एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम है, कई बार एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बट मैं जो टेक्निक अपनाता हूँ, मैं हाइपर स्टिमुलेट करने की कोशिश करके उसको, एम्ब्रियो को फ्रीज़ करके, देन कुछ दिन तक एंडोमेट्रियोसिस को थोड़ा कम करके फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें सफलता काफ़ी मिलती है। सर, आई हैव एडिनोमायोसिस पीरियड्स इरेगुलर विथ हैवी ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। 15 साल से ये प्रॉब्लम है, और मेरी अभी उम्र 27 साल है और AMH 0.01। व्हाट शुड आई डू? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, आई टेल यू। यदि ऐसा केस है 27 ईयर्स में एडिनोमायोसिस सीवियर है और 0.01 है, 0.01 में आपको खुद के एग से तो होने का थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप यदि एंडोमेट्रियोसिस को यदि GnRH एनालॉग से थोड़ा कम करके 5-6 महीने फिर डोनर एग से यदि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराएं तो शायद आपका काम हो सकता है। सर, मोलर प्रेगनेंसी होने के बाद कितने दिन बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए? मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं मोलर प्रेगनेंसी में कि 6-7 महीने आप रुक जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीटा HCG का जो ब्लड टेस्ट है वो रिपीटेडली 2-3 बार यदि नेगेटिव आए, लेस देन 2 या लेस देन 5 आए, तो उसके बाद कुछ दिन मेंटेन करना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट ना हो। उसके बाद आप 7-8 महीने बाद प्रेग्नेंट हो सकते हो। What is the difference between SSG and HSG? इट इज़ वेरी सिंपल। एस
HSG means saline salpingography. HSG means hysterosalpingography. In saline salpingography, saline used. In hysterosalpingography, dye used. Dye means a color, not colorful color, but it is color in X-ray. It gives a white color. In saline salpingography, sonography is used. In hysterosalpingography, X-ray used. Graphy means recording. Graphy means recording. In both, we are taking picture of uterus and tube. Saline salpingography is not able to get recorded, but a cine record can be done. But in HSG, you can have an X-ray where you can get the uterus contour, and my preference is always HSG. Saline salpingography, good idea about the inside of the uterus, because you can see the uterus very well in saline salpingography, real time on ultrasound. In hysterosalpingography, that is not possible. So everything has their own advantage and disadvantage, but overall still the gold standard is, even for getting the tube tested without any invasive thing, operation is HSG. थैंक यू वेरी मच. सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ. और मैं इन क्वेश्चंस को लेके आपको से जो बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे जुड़ता हूँ. और आपसे भी एक गुजारिश है कि यदि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे और भी आप सुझाव दे सकते हैं कि मैं उसको और बेहतर बनाऊँ. यदि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, नोटिफिकेशन बटन को दबाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.